आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे हम कहते हैं साइलेंट डिजीज। और ये आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज है। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले इसके बारे में सुनते नहीं थे, और ये इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि आयुर्वेद में, जो कि हमारा एक एंशिएंट साइंस है, एंशिएंट स्ट्रीम ऑफ मेडिसिन है, बहुत पुराना है, तब इसमें इसका जिक्र नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद इसका इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज आयुर्वेद में है और इसे कहते हैं थायराइड प्रॉब्लम। इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज। व्हाट इज़ अ थायराइड प्रॉब्लम? पहले तो थायराइड समझ लें। थायराइड एक ग्रंथि है जो गले में होती है। ये प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स जो रेगुलेट करते हैं आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ग्रोथ, आपका डेवलपमेंट। थायराइड के जो हॉर्मोन्स हैं, किसी कारणवश, विच इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल, अगर कम या ज़्यादा बनने लगता है तो आपकी सेहत पे असर होता है। आपका ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म पुअर हो सकता है, काफ़ी सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं अगर थायराइड की ग्रंथि अच्छी तरह अपने हॉर्मोन्स नहीं बनाए तो। आपने कहा कि आयुर्वेद में इसका मेंशन नहीं है, तो आयुर्वेद बड़ा फ्यूचरिस्टिक साइंस है। तो अगर कोई व्याधि अभी अभी आ रही है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि हमारे रहने खान पान की व्यवस्था की वजह से जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं। और पहले ये लाइफस्टाइल नहीं थी कि हमारे पास लैपटॉप्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, इतनी आसान ज़िंदगी नहीं थी कि बैठे बैठे आपने एलेक्सा को बोला तो उसने आपके लिए लाइट्स ऑन कर दिया, फ़ैन ऑन कर दिया। और ये लाइफस्टाइल जो अभी की है उसके कारण कई व्याधियाँ होती है, उसमें से एक ये थायराइड की दिक्कत भी होती है। अगर थायराइड प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई करें, हमें मालूम पड़ा कि लाइफस्टाइल, जैसे वी विल टॉक अबाउट इट कि आगे किस तरह की लाइफस्टाइल पे ज़्यादा होता है। ये तो हमने कह दिया एक जनरली कि आराम की ज़िंदगी, लेकिन आई एम श्योर और भी चीज़ें उसमें होंगी। लेकिन ये अगर प्रॉब्लम किसी को होती है तो ये किस उम्र में कब आइडेंटिफाई की जाती है? अब अगर आपका ऑटो इम्यून डिजीज़ है या हेरिडिटरी है तो शायद जल्दी पता चल जाए, पर दो तीन चीज़ें हैं। आदमियों से ज़्यादा ये औरतों में पाई जाती है। ऑलमोस्ट 5 to 10% पॉपुलेशन में आजकल हाइपोथायराइड की दिक्कत ज़्यादा है, हाइपर थायराइड की दिक्कत कम है। हाइपो क्या है कि जिसमें थायराइड की ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अति मात्रा में बनाने लगे, मतलब कि शरीर में उसकी पूर्ति करने के लिए वो ज़्यादा बना रहा है। दैट मीन्स कि उसका फंक्शन ऑप्टिमल नहीं है, तो वो हाइपो मीनिंग कम काम कर रहा है। हाइपर थायराइड में थायराइड की ग्रंथि इतने ज़्यादा हार्मोन बना रही है। अब इसमें दोनों में क्या क्या सिम्टम्स है? हाइपोथायराइड में आपको दिखेगा कि आपका अचानक लॉस ऑफ एपेटाइट है, वज़न बढ़ता जा रहा है, कम खा रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है, हल्का सा पफिनेस या स्वेलिंग लगती है फेस पे, आपकी स्किन थोड़ी मोटी होती जाती है। कॉन्स्टिपेशन एक टिपिकल साइन है थायराइड का, क्योंकि थायराइड के हार्मोन्स आपका डाइजेशन भी रेगुलेट करते हैं। पेट आपका साफ नहीं हो रहा, दिक्कत हो रही है। जिनको मल का अवरोध या मलावरोध या मल अवष्टंभ, कि आपका पेट बिल्कुल ठीक से साफ नहीं हो रहा, ये संस्कृत के दो शब्द हैं जो कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल, बड़े बाल गिरते हैं, स्किन ड्राई सी लगती है, हाथ पैर में ऐंठन होती है, एनर्जी कम रहती है, हमेशा ऐसा लगता है कि थकान है, फटीग है, 4 घंटे में शरीर निचुड़ गया और आपसे काम नहीं हो पा रहा। औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, इनफैक्ट कई बार अति स्राव, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है उनको। इनफर्टिलिटी, आदमियों में सेक्स ड्राइव लो हो जाती है हाइपो में। और हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण इसके विपरीत होते हैं। यहाँ पे भूख बहुत लगती है, उसके बावजूद वजन कम होता जाता है। पैल्पिटेशंस या हार्ट बीट ज़्यादा होती है, आपको हीट इंटॉलरेंस होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो ये मोटे मोटे लक्षण हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड बर्दाश्त नहीं होती, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ये बड़ा कार्डिनल सा सिम्टम है। तो ये जब सिम्टम्स जनरली आते हैं, ये क्या बचपन से ही आ सकते हैं या ये किसी एज में जाकर ही होता है? नहीं, एक एज के बाद ही ये दिखाई देते हैं। तुरंत बचपन में किसी बच्चे को थायरॉयडिज्म के सिम्टम नहीं होते अनलेस उसको कोई जेनेटिक डिफॉर्मिटी हो।
तो ये एक उम्र के बाद ही आते तो मतलब हैं। माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए कि अगर बच्चा सडनली खाने पीने में फ़र्क है और शरीर पे उस तरह से नज़र नहीं आ रहा और बच्चा बहुत थकान महसूस करता है, पर लक्षण तो वही होंगे। हाँ, अब इसीलिए इसको साइलेंट डिजीज कहते हैं। आप देखिए मोटे मोटे तौर पे ये काफ़ी बार दिख जाता है कि हमें थकान है, हमें एनर्जी नहीं है, या हम कुछ कुछ भूल जा रहे हैं। ये काफ़ी सारी बीमारियों में दिखता है, और डॉक्टर को जब लगता है कि ये सिम्टम्स ऐसे कई दिनों से लगातार है कि मैंने कुछ विटामिन दिए, कुछ दवाइयाँ दी, उससे ठीक नहीं हुआ, तो वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जो कि थायराइड पैनल होता है। उसमें T3, T4 और TSH, ये 3 सीरम्स या 3 थायराइड के टेस्ट होते हैं। उसको देखने के बाद डॉक्टर को पता चल जाता है कि ये डायग्नोसिस थायराइड का है। इसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जब थायराइड का आप टेस्ट कराते हैं, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कराना चाहिए या आप कोई भी उठ के जा सकता है कि मैं एक थायराइड का टेस्ट करवा लाऊँ? मैं इसीलिए ये बात पूछ रही हूँ, सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इसके 3 टेस्ट होते हैं, 3 सीरम, जिस तरह आपने कहा। बहुत लोग जाते हैं वो शायद एक सीरम का करके आते हैं या तीनों नहीं करते, ऐसा कुछ होता है क्या कि उसमें सही रिपोर्ट नहीं आती? नहीं, ऐसे सुना है हमने। नहीं, जब भी आप जाके अपने आप से भी कराएंगे किसी डायग्नोस्टिक लैब में, तो आप बोलेंगे थायराइड टेस्ट कराना है, तो वो तीनों ही करे। पता नहीं क्यों फिर ऐसे पूछते हैं, वो T3 करना है, TSH करना है, आपको सब करना है, या पूरा थायराइड प्रोफाइल करना है, ऐसे सवाल क्यों करते हैं फिर वो? इसका मुझसे जवाब मत पूछो, जो पूछ रहा है वो बेवकूफ है। करते तीनों है। समझ गए हम। तो बेसिकली तीनों करना है। इंडियंस में T3, T4 के इतने वेरिएशंस नहीं दिखते हैं, TSH ही थोड़ा हिला हुआ रहता है। TSH के रिपोर्ट्स ही ठीक नहीं रहता है। ऐसे क्यों? इट इज जस्ट आवर जेनेटिक मेकअप। सो ये जो इंडियंस के ऊपर जो ये आपदा आई हुई है थायराइड की, जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं, ये किस तरह के लाइफस्टाइल से एक्चुअली? इज इट मोर फूड या इज इट मोर आराम? ये क्या है? मैंने शुरुआत में कहा था कि थायराइड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और जब आयुर्वेद की सोचें तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक शब्द है अग्नि। तो जब मैं कुछ खाना खाती हूँ, मैंने दाल खाई, चावल खाए, रोटी खाए, वो रोटी की तरह तो शरीर में नहीं लगते, उसका कुछ कुछ रूपांतरण होता है कि इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड बाय द बॉडी। तो फर्स्ट चीज जो उस पर एक्ट करती है वो है मेरी जठराग्नि या मेरी डाइजेस्टिव फायर। उसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म या सेल्यूलर लेवल पे उसका चेंज होना। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें अग्नि अच्छी होनी चाहिए, अगर वो आपकी पुअर है, मंद है, वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है, तो हमको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो गया। आयुर्वेद के उसके रीजन क्या है कि आप खूब पानी पीते हैं, अति अम्बु पान, यानी पानी का अति सेवन। आप विरुद्ध आहार खा रहे हैं, इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस, वो दूध और फ्रूट्स हो गए, दूध और नमक हो गया, चाय और समोसा हो गया। देयर कुड बी सो मेनी, काफ़ी सारे इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो कि अगर आप खा रहे हैं तो वो आपका एक आहारज निदान हो गया, आहारज कारण हो गया। इसके बाद है आपके मेंटल, आप मेंटली कैसे हैं, कि आपको डर लगता है, शोक है, क्रोध है, गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन ज्यादा है, लुब्ध, एक शब्द है लुब्धता। लुब्धता मतलब कंफ्यूजन। अगर आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो भी आपका अग्नि मंद रहेगा। तो अगर आप ये सब चीजें आपके साथ हो रही हैं, आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, आपके शरीर में कहीं दर्द है, आपको डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी अग्नि मंद करते हैं, और यही सारे लाइफस्टाइल कारण हैं जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होने की संभावना है। मॉडर्न में देखें जो आजकल देखा जाता है, तो एक तो है आपका फूड, विच थायराइड इज ऑल अबाउट गुड न्यूट्रिएंट्स। थायराइड का फंक्शन ही तब रेगुलेट होगा जब उसको अच्छी नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक न्यूट्रिएंट है, वो है आयोडीन। आयोडीन एक्चुअली हेल्प करता है थायराइड हार्मोन बनाने में। तो अगर आपके शरीर में आयोडीन कम है या आयोडीन बहुत ज़्यादा है, दोनों ही कारणों से आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंडिया में देखा जाता है कि पहाड़ी एरिया में काफ़ी ज़्यादा थायराइड या घेंगा या गॉइटर के पेशेंट्स मिलते हैं। तो गॉइटर और थायराइड दो अलग चीज़ें हैं। गॉइटर हुआ तो थायराइड दोनों तरीके के लक्षण होने की संभावना है, और आयुर्वेद में गलगंड या गॉइटर का मेंशन आचार्य चरक भी करते हैं, सुश्रुत भी करते हैं, और ये कफज व्याधि मानी गई है। कफज यानी आपका मेटाबॉलिज्म स्लगिश करने वाली व्याधि मानी गई है। तो आप उससे जोड़ के देख सकते हैं कि इसका वैसे मेंशन है कि गॉइटर या घेंगा हो सकता है।
तो गॉइटर दिखता कैसे है? यहाँ हल्की गले में ये जो थायराइड ग्लैंड है यहाँ पे आपको थोड़ी सी सूजन दिखने लगेगी। कई बार ये बिनाइन होती है, सिम्टम्स दिखेंगे भी नहीं, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको घेंगा या गॉइटर हो जाए तो आपको थायराइड के सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो मतलब हिंदुस्तान में पुरानी जो लिखी हुई बात है वो, स्पेशली आप कह रहे हैं कि पहाड़ी इलाकों में होता है, वो गॉइटर होता है। हाँ, जिसमें हल्की सी सूजन होती है, जिसको हमें थायराइड से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। रिलेटेड है लेकिन एक नहीं है। एक नहीं है, और उनको होता इसलिए क्योंकि वहाँ के पानी में आयोडीन की कमी है, तो बस वही कारण है कि उनको होता है। तभी ये आयोडीन का सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, जैसे आयोडाइज नमक वगैरह है। तो अच्छा, वो भी ज्यादा खाना ठीक नहीं है। तो बिल्कुल किस ठीक तरह नहीं। से खाएं? नमक किस तरह से खाएं? बिकॉज नमक में सेंधा नमक है, काला नमक है, पिंक नमक है। तो कैसे सेवन करना चाहिए नमक का? तो मेरा ये मानना है कि आप सबसे अच्छा सॉल्ट जो आयुर्वेद में बताया गया है वो है सेंधा नमक या सेंधव। ये काफ़ी कूलिंग है, बाकी सारे सॉल्ट्स ना थोड़े वार्मिंग होते हैं। अब इसमें आपको सारे ट्रेस मिनरल्स मिल जाएंगे और आपके लिए, शरीर के लिए ज़रूरी है। पर सपोज़ आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो ही गई है तो आप ऑल्टरनेटिवली कुछ दिन सेंधा नमक खाएं और कुछ दिन आयोडीन युक्त नमक खाएं, सो दैट आपके शरीर में एक्सेस ना हो। ज़रूरी तो है कि थोड़ा आयोडीन आपके शरीर में जाए, वो आपके फूड से जाए, सॉल्ट से जाए या सप्लीमेंट से जाए, पर आयोडीन का होना ज़रूरी है। खाने के पदार्थों में देखा है तो किन किन चीज़ों में, इन टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, आयोडीन मिलता है हमें? आयोडीन आपको मिलेगा आलू से। आलू गिव्स यू अ लॉट ऑफ आयोडीन। जहाँ पे मिट्टी में आयोडीन है ना, वो आपको कोई भी सब्जी आयोडीन दे देगी। इट इज़ नॉट दैट दिस इज रिच इन आयोडीन एंड दिस इज नॉट रिच इन आयोडीन। आयोडीन इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ। जहाँ जहाँ मिट्टी रिच है आयोडीन में, उसमें आपको मिल जाएगा। एक सवाल और, प्रेगनेंसी में लोगों को थायराइड होता है, वो क्यों होता है? सो प्रेगनेंसी इज़ अ लाइफ चेंजिंग फिनोमिनन, जहाँ शरीर को स्ट्रेस होता है, काफ़ी चेंजेस होते हैं और ये चेंज शरीर कई बार हैंडल नहीं कर पाता है। उस दौरान मेटाबॉलिक चेंजेस में आपको हाइपोथायराइड बच्चा होने के बाद दिखता है, कई बार इवन प्रेगनेंसी में दिख जाता है। और प्रेगनेंसी में थायराइड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये थायराइड हार्मोन आपका जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स वाई वो प्रेगनेंसी होते ही या उसके आसपास जब आप प्लान भी करते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना थायराइड टेस्ट करा लें। तो फिर तो दवाई खाना सेफ है जो दवाइयाँ खाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ज़रूरत है तो सप्लीमेंट्स लेना अनिवार्य है, ज़रूरी है।